नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश भर में कोरोना को लेकर एक बड़ा संकट छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जगह का दौरा कर रहे हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन बन रही है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन पहुंच गया है। पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से और देश के कुछ और इलाकों से लगातार किसान जो है, केंद्र सरकार के किसान जो कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कुछ लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार जमावड़ा बढ़ रहा है। पहले दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि कोरोना के संकट की वजह से किसानों को यहाँ नहीं आना चाहिए और उन्हें रुकना चाहिए, लेकिन बाद में उसके लिए इजाजत दे दी गई और बुराड़ी तक वहां पर उनको पहुंचाया गया है। लेकिन क्या वजह है कि जो सरकार कह रही है कि किसानों की जो आय है, आमदनी है, उसे दोगुना करने के लिए ये सारे कानून हैं बनाए गए हैं और जो एमएसपी के बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, उसमें किसी तरह का संकट नहीं है। योगेंद्र यादव जी, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और किसानों के आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे एक बात समझाइए कि कोई भी सरकार क्या किसानों के विरोधी होने की बात कर सकती है? और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनका मकसद किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई संकट नहीं है, तो फिर क्या कंफ्यूजन है कि किसान जो है लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं? विजय जी, आपने तो शुरुआत ही एक चुटकुले से कर दी। किसानों की आय दोगुना करना, ये प्रधानमंत्री ने सन 2016 फरवरी में कहा। उसके बाद और उन्होंने कहा था 6 वर्ष में प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दोगुना कर दी जाएगी। जी। अब इन 3 कानून को आप छोड़ दीजिए और कोरोना काल को भी छोड़ दीजिए। फरवरी 2020 तक 4 साल पूरे हो गए ना, और हम बार-बार सरकार से पूछते रहे हैं, आप दोगुना कीजिए मत, आप जस्ट बता दीजिए कि अब तक आपने कितना कर दिया है। फरवरी 2016 में किसान की जो भी आय थी, वो अब तक कितनी हो गई है? क्या 1.5 गुना हो गई है? सवा गुना हो गई है? सरकार ने एक भी बार, और ये आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे मैं कृषि मंत्री से पूछ चुका हूं, टेलीविजन चैनल्स पे पूछ चुका हूं, सरकार ने आज तक एक भी आंकड़ा तक नहीं दिया है कि किसान की आय हमने 15% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी। क्योंकि सच ये है कि इन 4 वर्ष में किसान की आय कतई नहीं बढ़ी है। लेकिन जुमला कायम है, जुमले का खेल है, बोलते जाएंगे और आप कह दीजिए आय दुगनी करना। अब आय दुगनी करने के लिए आप मेरा गला काट लीजिए। सवाल ये नहीं हुआ कि आपका गला काटा जा रहा है, सवाल ये मैं तो आय दुगनी करना चाह रहा हूं, इसको कौन सवाल करेगा? मैं समझता हूं शुरुआती चुटकुले से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सारा खेल जुमलों चुटकुलों का है। ये जो 3 कानून लाए गए, आप ही देखिए विजय, ये 3 कानून हैं जो आज तक किसी भी किसान आंदोलन ने कभी नहीं मांगे थे, जिनकी घोषणा होते ही किसानों ने अनुरोध किया था कि हमसे बातचीत की जाए इतने बड़े कानून लाने से पहले। लेकिन अध्यादेश जारी हो गए, किसी से बातचीत नहीं हुई। अध्यादेश जारी हो गए, उसके बाद किसान संगठनों ने कहा ये ठीक नहीं है, इसे कानून बनाने से पहले कम से कम सारे किसान संगठनों को बुला के उनसे राय की जाए। एक भी किसान संगठन से बात नहीं की गई, आरएसएस वालों से भी बात नहीं हुई। और ये 3 कानून हैं जिनको लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से पास किया गया, वो तो इतिहास है, आप जानते हैं वो किस तरह के काम किए गए। जिसके पास होने के बाद आज तक आपके शो पे हूं, आप गंभीर राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी जानकारी रखते हैं। मुझे कृपया उस एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए, केवल एक, इस पूरे देश में जिसका कोई किसानों में जनाधार हो। ये जो लोग अंग्रेजी टीवी पे आके बोलते हैं किसानों की तरफ से, उनको भूल जाइए। जिसका कोई जनाधार हो और जो इन 3 कानूनों का समर्थन करता हो। ये मैं कई बीजेपी के प्रवक्ताओं को टीवी पे चैलेंज कर चुका हूं। एक किसान संगठन जो 500,000 लोगों को कभी इकट्ठा कर लेता हो, किसानों को, जो कहता हो कि 3 कानून अच्छे हैं। तो अब आप ही बताइए, ये कैसी गिफ्ट है जो लेने वाले ने मांगी नहीं, और लेने वाला कह रहा है कि न न न मुझे ना चाहिए, और जो हाथ जोड़ रहा है कि कृपया मुझे मत दीजिए, और सरकार है जो इस सौगात दे के ही मानेगी, और ऊपर से तुर्रा ये कि तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ, तुम ताली बजाओ।
अब कम से कम कल जो हुआ है उसके बाद से इस तरह की चुटकुलेबाजी तो बंद हो जानी चाहिए। जब हजारों किसान पानी की बौछार झेलते हुए, आंसू गैस के गोले झेलते हुए, तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिल्ली तक आ गए हैं, फिर उन्हें कहना काका जी आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आपको अपना हित ही पता नहीं है, मुझे पता है, आप चुप हो जाओ, आप वापस चले जाओ। इस तरह की चुटकुलेबाजी और मजाक बंद हो जाना चाहिए। अब देश में गंभीर बात शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि देश की कोई चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार, जिसके पास इतना बड़ा बहुमत हो, वो किसानों के खिलाफ फैसला करने की हिम्मत क्यों करती है? यदि आप कहते हैं ये किसानों के खिलाफ का फैसला है, तो क्यों ये हिम्मत की है? और बार-बार जो केंद्र सरकार कहती रही, क्या ये जिद है? क्या वजह है? क्या कोई सरकार के हिंदुस्तान में किसान विरोधी सरकार होने का जोखिम उठा सकती है? जोखिम उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार किया है, पहली बार नहीं है। ये बातें आप नोटबंदी से पहले मुझसे पूछते तो मैं भी कहता कि नहीं ऐसा जोखिम तो कोई सरकार नहीं उठा सकती, तुगलकी काम तो नहीं कर सकती। लेकिन नोटबंदी के बाद फिर हमें ऐसी बातें पूछनी बंद कर देनी चाहिए। क्या ऐसी कोई सरकार इतनी बेसमझी का काम कर सकती है? भैया इससे ज़्यादा बड़े काम कर चुकी है। और इस सरकार को तो विशेष तौर पे पहले मैंने सुना था कि बड़े नेता वो होते थे जो कि बंद रास्तों को खोलते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को खुली चीजों को बंद करने का शौक है। नोटबंदी, कोरोना काल में देशबंदी और अब किसान की घेराबंदी। उन्होंने क्या सोच के की थी? मैं समझता हूं उन्होंने सोचा ये था, और ये कोई नई सोच नहीं है, कि किसान को पता थोड़ी लगेगा। कानून की बात है, कानून के इतने पेंच हैं, पेंच के अंदर फंसा देंगे, मीडिया सारा हमारे हाथ में है, मीडिया से सारी बात को घुमा देंगे, जो उन्होंने की भी काफी देर तक। मीडिया की जलेबी में घुमा देंगे, कानून की भाषा वैसे ही किसान को समझ नहीं आती, 2-5 किसान नेता होंगे उनको पटा लेंगे। ये सब सोच के, और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, कौन बोलेगा? सारे देश का ध्यान किसी दूसरी चीज में है। तो जिसे कहते हैं धूल में लठ मारना, धूल में लठ मार दिया, धूल उड़ती रहेगी, बाकी चलता रहेगा। उन्हें ये पता नहीं था कि पंजाब के किसान इतना तेजी से इस मामले को पकड़ लेंगे कि हमारा समर्थक अकाली दल भी हमसे अलग होने के लिए मजबूर हो जाएगा किसानों के दबाव में। खेल वहां से बिगड़ना और बदलना शुरू हुआ, और बाकी देश के किसान संगठन सारे के सारे एक हो गए। जो संगठन कभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते थे, वो एक हो जाएंगे, ये सरकार ने नहीं सोचा था। और फिर ये नहीं सोचा था कि पंजाब के किसान दिल्ली तक चले आएंगे। सोचा था उन्हें हरियाणा घुसने ही नहीं देंगे, दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं देंगे, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। तो ये सारे जो सरकार की कैलकुलेशन थी, ये सोची समझी साजिश थी, शातिराना खेल थे। लेकिन राजनीति में कई बार होता है कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो तमाम शातिराना खेल जो है वो असफल हो जाते हैं। वही हुआ है। लेकिन सर, ये मान लीजिए, आपकी बात मानते हुए कि ये किसानों के हित के फैसले नहीं है और किसान खड़े हो गए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। किसके हित का फैसला है? सरकार ने किसके हित को, किसी के तो हित में होगी ये बात। यदि किसानों के हित में जी। कोई सरकार को फैसला करती है, तो वो हो सकता है किसी एक ग्रुप के हित का हो, एक के नहीं हो। यदि ये किसानों के हित की बात नहीं है, बात तो आगे बाद में करूंगा कि वो कहते हैं कि एमएसपी को लेकर, और ये बात तो डिमांड हमेशा से होती रही है कि किसानों के लिए मार्केट को खोला जाए। पहले वो एक अपने जगह वाली मंडी में जाते थे, तो ये तो बड़ा डिमांड लंबे समय से थी, उसको पूरा किया जाए। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर किसके इंटरेस्ट की बात है? किसी का तो फायदा हो रहा होगा। जब मैं छोटा था, कांग्रेस का राज हुआ करता था, तो हर चीज का जवाब होता था टाटा बिरला। आजकल वो मुहावरा बदल गया है। अब लोग ए की बात करते हैं, अडानी अंबानी। और ये मुहावरा नहीं है। ये जो 3 कानून है, स्टॉक लिमिट को हटाना, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन है, उससे किसको फायदा होगा? जो देश का खाद्यान्न का सबसे बड़ा स्टॉक करता है, वो कौन है? श्रीमान अडानी, जिनके पंजाब में इतने बड़े बड़े साइलोस हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी मालगाड़ी घुस जाती है, उनको इससे छूट मिलती है। इस एक्ट से दूसरे किसको फायदा होता है? फिर श्रीमान अडानी, क्योंकि एक्सपोर्ट वाले पे किसी तरह की कोई लिमिट कभी नहीं लगाई जा सकती। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उनका है क्योंकि उनके पास विदेश के अंदर एग्रीकल्चर कंपनियां हैं। ये जो एपीएमसी का एक्ट है, ये किसके फायदे के लिए है? ये उन लोगों के लिए जो कि प्राइवेट मंडियां खोल सकेंगे। इसमें अंबानी शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर बड़ा एग्री बिजनेस शामिल हो सकता है, उनके हित का है। और तीसरा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती किसके हित में होगी? जो कंपनियां काफी देर से इंतजार कर रही हैं कि हम एग्रीकल्चर में आए,
लेकिन लैंड सीलिंग के चलते हम जमीन खरीद नहीं सकते। और वो कंपनियां कहती हैं, आराम से कहती हैं, खुल के कहती हैं, अंग्रेजी के अखबारों में लिख के कहती हैं कि कम से कम हमें 10,000 हेक्टेयर नहीं मिलेगा, तो हम कैसे खेती में आएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती से उसका रास्ता खुलता है। तो सीधा मतलब है, ये कंपनी राज के लिए आ रहा है, ये एग्री बिजनेस के लिए आ रहा है, ये कॉरपोरेट के लिए आ रहा है, ये बड़े, बहुत बड़े जो थोक से भी बड़े व्यापारी जो होते हैं, अहमदाबाद से जो खेल खेलते हैं अन्न का, उनके लिए आ रहा है। ये देश में किसान की खेती की जगह पे अब एक कंपनी राज लाने की कोशिश है। इसके पीछे कुछ अर्थशास्त्रियों की समझ ये भी हो सकती है कि भाई अमेरिका में जो कुछ होता है वो तो ऐसे ही होता है, तो अमेरिका और इंग्लैंड में जो होता है वैसा ही हमें करना होगा। इस नकलची प्रवृत्ति के कारण, नकलची और दयनीय प्रवृत्ति, ये वो बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो उधर आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इतने गुलाम हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि जो अमेरिका इंग्लैंड में जो हुई खेती वैसी ही हमें नकल करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई प्रवृत्ति नहीं है। अर्थशास्त्री इस गुलाम मानसिकता के शिकार हैं, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस गुलामी, मानसिक गुलामी का शिकार है। ये बहुत दुख की बात है। तर्क तो ये दिया जाता है ना कि जब मार्केट ओपन होगा तो उसका फायदा किसान को मिलेगा ना। जो मंडियों में पहले कहा जाता था कि आड़ती, बिचौलिए, जो भी लोग हैं, दलाल हैं, वो किसान का शोषण करते थे और इसलिए बार बार किसान के लिए मार्केट ओपन करने की बात होती थी। आज मार्केट ओपन होने की बात हो रही है। यदि मार्केट ओपन होगा, किसान अपना सामान बाहर बेच सकेगा, तो इसका फायदा तो किसान को होना चाहिए। ये अगर कागज के अर्थशास्त्र की टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक लगती है, और यही बात कई इकोनॉमिस्ट लोग लिखते भी रहते हैं और मैंने बार बार बताया है, और अब इस देश के कई अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि कागज का अर्थशास्त्र, जो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी वाला अर्थशास्त्र आपको और मुझे कॉलेज में सिखाया गया था, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। उसकी वजह ये है, पहली बात, किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए बाजार। किसान को और बाजार चाहिए। सबसे बड़ी मांग इस देश की किसान की क्या है कि इस देश के अंदर मंडियों की संख्या बहुत कम है, उनको बढ़ाया जाए। दूसरा, मंडियां रेगुलेटेड हो। जो किया जा रहा है विजय भाई, वो ये नहीं है कि एक सरकारी मंडी है, उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, एक की बजाय दो ऑप्शन आ गए जो सरकार कह रही है। हकीकत ये है कि जो सरकारी मंडी है उसमें रेगुलेशन है, उसमें फीस है, उसमें रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ये जो प्राइवेट मंडी खुलेगी, प्राइवेट मंडी के पास न तो उस पर फीस लगेगी, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ये एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। ये पहला कंपटीशन होगा जिसमें प्राइवेट मंडी को शुरू से एडवांटेज होगा। और क्या होगा व्यवहार में, 1 या 2 साल वो प्राइवेट मंडी किसानों को 50 रुपया, 100 रुपया क्विंटल फालतू दे देगी। 2 साल के अंदर सरकारी मंडी बैठ जाएगी, जैसे हमारे बीएसएनएल बैठ गया, जैसे हमारे सरकारी स्कूल बैठ गए हैं, वो बैठ जाएगी। और उसके बाद प्राइवेट मंडी अपने मनमाने तरीके से व्यवहार करेगी। यही जियो के मोबाइल के अंदर भी हुआ था, वही खेल यहाँ एग्रीकल्चर में भी होगा। तो कंपटीशन बिल्कुल अच्छी चीज है। आज की मंडी व्यवस्था में अनेकों सुधार की जरूरत है, एक नहीं अनेकों सुधार की जरूरत है। लेकिन वो सुधार करने की बजाय आप मंडी व्यवस्था ही खत्म कर दो। मैं मुहावरे के रूप में कहता हूं कि ये मंडी व्यवस्था एक छप्पर है किसान के सर के ऊपर। छप्पर टूटा हुआ है, पानी भी लीक करता है, किसान परेशान भी है। और मोदी जी कहते हैं तुम तो बहुत परेशान हो, ऐसा करो इसका छप्पर ही हटा दो, अब तुम्हें नीला आकाश दिखेगा, तुम्हें रात को चांद तारे दिखाई देंगे, तुम्हें आजादी मिल गई। किसान हाथ जोड़ के कहता है महाराज ऐसी आजादी नहीं चाहिए मुझे। तो आप छप्पर को रिपेयर कीजिए, एपीएमसी को सुधारिए। देश में इतनी जगह एपीएमसी है नहीं, वहां बनाइए। और अगर कंपटीशन करना है तो बराबर की टर्म्स पे कीजिए ना, जो फीस यहाँ देगा वो वहां भी फीस देगा, बराबर का खुला कंपटीशन हो। वैसे विजय भाई, ये सब ना सुनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग है, पिछले 4 महीनों में इनका भांडा फूट चुका है। ये कानून बनने के बाद की बातें मैं बता रहा हूँ। कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट बन गई है ना, अब तो जून से ऑर्डिनेंस आ चुका है। आप सहारनपुर का धान करनाल के अंदर बेचने की कोशिश कर लीजिए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब राजस्थान के किसान बाजरा लेके हरियाणा में आने शुरू हुए, हरियाणा सरकार ने बैरियर लगा दिए उनके लिए कि तुम्हारी मजाल तुम यहाँ पे आओगे। ये 1 नेशन 1 मार्केट की हकीकत है। कहते हैं स्टॉक लिमिट नहीं है, किसान को फायदा होगा। किसान को दो चीजों में फायदा होने लगा, आलू और प्याज में पिछले 3 महीने में।
सरकार ने तुरंत स्टॉक लिमिट लगाया, भाड़ में गया कानून। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब ये कि जब जब किसान को फायदा होने की गुंजाइश होगी, तब तब पुराने कानून इस्तेमाल किए जाएंगे। जब कंपनी को फायदा होने की स्थिति आएगी, तब नए कानून आ जाएंगे। यही खेल है, बार बार होता है। इतने भोले बन के हम कानूनों को न पढ़े, मानो कि हमने इस देश को कभी जाना ही नहीं। हमें पता है कानून का कौन सा हिस्सा लागू होगा और कौन सा हिस्सा कभी लागू नहीं होगा। उस समझदारी के आधार पे किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि एमएसपी को लेकर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सरकार ने तो कोई पाबंदी लगाई नहीं है। दूसरा पक्ष ये भी है कि सब जगह पर या आज से पहले तक एमएसपी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो कंपलसरी हो सब चीजों पर। तो ये सब आज ही आप क्यों जाग रहे हैं? पहली बात तो विजय भाई, आज नहीं जाग रहे। कम से कम हमारे संगठनों के बारे में तो आप जानते हैं। आप पिछले मतलब वो भी लोग 3-4 साल से का मतलब है कि जो लोग इस किसान आंदोलन जी एमएसपी न मिलने की शिकायत व्यवस्थित रूप से बार बार करते आ रहे हैं। पिछले कई सालों से मंडियों में जा जाके हमने कहा एमएसपी बेहतर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये तो बात पुरानी है। सरकार बड़ी मासूमियत से कहती है कि साहब इस कानूनों में तो हमने एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया, जी आप क्यों परेशान हैं? मैं कहता हूं यही तो समस्या है। जो कानून मंडी व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है, उस कानून में अगर एमएसपी का जिक्र नहीं होगा, इसका मतलब है कि एमएसपी को खत्म करने की तैयारी है। अगर आपकी नीयत साफ होती, तो आप कहते कि ठीक है, प्राइवेट मंडी बना रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम इसमें एमएसपी की शर्त लगा रहे हैं। वो तो शर्त सरकार ने लगाई नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां की एमएसपी की जरूरत थी। तो 3 कारण है कि जिसके कारण हम आज ये मांग विशेष रूप से रख रहे हैं। पहला, सरकार एक ऐसा कानून लाती है जो कि एमएसपी पे खतरा पैदा करता है। ऐसे कानून में एमएसपी का जिक्र और भी ज्यादा जरूरी था। दूसरा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में जब वो मुख्यमंत्री थे, वे इसकी मांग कर चुके हैं कि एमएसपी को लीगल स्टेटस देना चाहिए। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र उस समय के मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया था। अब मैं उसको कहना चाहता हूं, मोदी जी, तब मनमोहन सिंह जी ने आपकी बात नहीं सुनी, पर अब आप तो नरेंद्र मोदी की बात सुन लीजिए, जो उन्होंने कहा था कि एमएसपी को लीगल गारंटी दिया जाए। ये बात बीजेपी के किसान संगठन जब सत्ता में नहीं होते थे तो अपना कुर्ता उतार के मांगा करते थे। धनखड़ जी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मांगा करते थे। और तीसरी बात ये कि एमएसपी की जरूरत के बारे में बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं दी, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी आके कह दे जो जो काम कांग्रेस ने नहीं किए वो हमसे आप मत मांगिए, अच्छा हो जाएगा, देश को पता लग जाएगा। लोगों ने कांग्रेस का कान पकड़ के सत्ता से बाहर किया, एक बार नहीं दूसरी बार उसको बाहर किया, इसलिए कि लोग उससे बेहतर सरकार चाहते हैं। और अगर किसानों को यह बताया जाए कि कांग्रेस ने नहीं किया, आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, तो भैया आप सत्ता पे क्यों बैठे हो? कुर्सी से उतर जाओ ना, जहां कांग्रेस बैठी है वहां आप भी आके बैठ जाओ। अब क्या रास्ता आप देख रहे हैं? किसान जो पहुंच गए हैं, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो 3 दिसंबर को बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या आप रास्ता देख रहे हैं? कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? एक तो अभी तक मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि कोई सरकार देश के सबसे बड़े वोटर या जो आबादी है उसके खिलाफ कोई फैसला करती है। मतलब मुझे अब भी इस बात से मैं कन्विंस नहीं। अम, मैं तो इसको हिम्मत आपकी कहा बात कर। को मैं इस अर्थ में लेता हूं कि किसी भी सरकार को इतने बड़े वर्ग के खिलाफ फैसला लेना चाहिए नहीं, लेती नहीं है। ये तो आप बहुत भोलेपन की बात कर रहे हैं। सरकार देखिए गरीबों के कि खिलाफ मैं तो फैसला नहीं ये लेती। इस मैं देश तो के क्या सत्तर होता है प्रतिशत लोग गरीब हैं। कि सरकार देखो गरीबों के खिलाफ दिन रात फैसले लेती रहती है, क्योंकि गरीब को पता नहीं लगता माइग्रेंट वर्कर किस किस अवस्था में गए, उनके बारे में सरकारों ने क्या क्या फैसले लिए। जहां सरकार को एक राजनीतिक विश्वास होता है कि कुछ भी कर लें इन्हें पता नहीं लगेगा, या ये लोग एक होके खड़े नहीं हो पाएंगे, वहां हिम्मत नहीं करती। जहां सरकार को लगता है कि इनको समझ भी आ जाएगा, ये लोग खड़े भी हो जाएंगे और इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। सरकार को ये भरोसा था, अहंकार था कि किसानों को पता ही नहीं लगेगा, पता लग जाएगा तो कम से कम एक नहीं हो पाएंगे, एक हो गए तो हिम्मत करके खड़े नहीं हो पाएंगे। ये तीनों बातें भ्रम निकली। इस कारण से सरकार से ये एक राजनीतिक भूल हो गई है, अहंकार के अंदर होती है। इंदिरा गांधी भी ऐसे काम किया करती थी अहंकार के अंदर। रास्ता क्या है? आज एक ऐतिहासिक घड़ी है। मैं समझता हूँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब दिल्ली में किसानों को लेके आए थे, उसके बाद ये दूसरी ऐसी घड़ी आई है जब किसानों ने दिल्ली दरबार पे इस तरह से दस्तक दी है और दिल्ली दरबार को अपने दरवाजे खोलने के लिए मजबूर किया है। अब अगर सरकार
उसी पुराने स्टाइल में रहती है। हाँ, 3 तारीख की हमने दिया हुआ है न्योता, देख लेंगे। 3 तारीख का न्योता तब दिया गया था जब सरकार को विश्वास था कि एक भी किसान पंजाब से हरियाणा तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आज स्थिति बदल चुकी है और मुझे विश्वास है कि सरकार को इतना तो एहसास होगा। इनका अहंकार जब टूटा है, जो कल तक कह रहे थे किसान को दिल्ली में कदम नहीं रखने देंगे और आज बुराड़ी के अंदर दरी बिछा के इंतजार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ तो इनको समझ अब तक आ ही गया होगा। अगर आगे बढ़ना है, मेरे विचार से आगे बढ़ने की 3 शर्तें हैं। पहला, सरकार तुरंत तमाम किसान संगठनों को, केवल पंजाब के संगठनों को नहीं, राष्ट्रीय संगठनों को भी वार्ता के लिए बुलाए। नंबर 2, वार्ता में सरकार शुरुआत में स्पष्ट रूप से कहे, ये किसानों को बदनाम करना, ये कहना बिचौलियों को बचाने के लिए आए हैं, दलाल हैं, पार्टियों के एजेंट हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की झूठ बोलना सरकार बंद करे। ये नहीं हो सकता कि मैं एक हाथ से आपको बुलाऊं और दूसरे हाथ से आपको घूंसा मारूं। तो इस तरह की वाहियात बातें करनी बंद की जाए, किसान का अपमान करना बंद कीजिए। तीसरी बात, सरकार स्पष्ट रूप से कहे कि वो इन कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है। अब तक सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है। अब तक सरकार ने किसानों को बुला के भाषण दिए हैं, पीपीटी दिखाई है कि देखिए इससे आपका भला होगा, आपको तो पता ही नहीं कि आपके भले में क्या है। अब सरकार ये कहना बंद करे कि आपको पता नहीं कि आपके भले में क्या है। कम से कम ये कहे कि आप समझते हैं कि आपको नुकसान है, हम समझते हैं कि फायदा है, अब हम बात शुरू करें। और उसकी शुरुआत तभी हो सकती है अगर सरकार कहे कि हम इन पर खुले मन से पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। जो बात सरकार को जून के महीने में कहनी चाहिए थी, जो सितंबर के महीने में कहनी चाहिए थी, चलिए देर आए दुरुस्त आए। ये 3 चीजें होती हैं तब बातचीत की गुंजाइश निकलती है। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। लोकतंत्र है, हिंसा से रास्ता नहीं निकलेगा। दिल्ली की जनता को परेशान करना हमारी कोई नीयत नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति से, आराम से बातचीत हो और किसानों के सामने बातचीत हो। और जैसे अगर सरकार की नीयत है, अगर सरकार को अब पिछले 2 दिन में समझ कुछ आ गया है, जो आप कह रहे थे कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सरकार को भी समझ नहीं आ रही थी पहले। पिछले 2 दिन में उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आ गई है, तो सरकार का रवैया बदलेगा और वहीं एक रास्ता शुरुआत हो सकती है। आखिरी सवाल सर, मुझे किसी भी मूवमेंट के पॉलिटिकल मूवमेंट होने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये बार बार ये बात की सफाई देना कि ये केवल किसानों का आंदोलन है, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, मुझे हैरानी है। हैरानी इसलिए है कि एक तरफ तो सरकार, जो योगेंद्र यादव जी की बात मानूं तो किसान विरोधी फैसले कर रही है, दूसरी तरफ इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर सामने आए किसानों के लिए। क्या आपत्ति क्या है? ये मुझे नहीं मूवमेंट लगता, यदि एक सारे मायने पॉलिटिकल में पार्टीज भी इस मूवमेंट के साथ हैं तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? लेकिन वो खुलकर क्यों नहीं सामने आते? खड़ा होना एक चाहिए सर। मायने में पॉलिटिकल है, हमेशा होगी, दूसरे मायने में नहीं है। किस मायने में है? इस देश में किसान का, मजदूर का, औरत का, विद्यार्थी का, युवा का, बेरोजगार का हर आंदोलन राजनीतिक है, होना चाहिए। क्योंकि वो सत्ता के मिजाज का इम्तिहान लेता है, सत्ता पे सवाल उठाता है, सत्ता पे सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति राजनीतिक है, होना ही चाहिए। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने करवाया है, फला पार्टी ने करवाया है, ये एकदम सरासर झूठ है। इस झूठ का खंडन करना तो जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ 31 संगठन है, आप भी पत्रकार हैं, आप फोन करके पता कर लीजिएगा इन 31 संगठन में किसका कांग्रेस से कब रिश्ता रहा है। नहीं नहीं, लेकिन मैं हकीकत ये है दूसरी कि बात कह रहा पंजाब के जो हूँ, 31 कांग्रेस अगर संगठन उसके है, साथ है, अकाली दल उसके साथ है, स्वराज इंडिया उसके साथ है, समाजवादी पार्टी उसके साथ है, शेतकारी संगठन उसके साथ, तो इसमें क्या परेशानी है? मुझे इसका कंफ्यूजन समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो हमेशा समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को खड़े होना चाहिए, बल्कि सामने आ जाए कि हमारे हाँ देश है। में 2 धाराएं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के किसान संगठन हैं, जैसे सीपीआईएम है, उससे जुड़ा हुआ ऑल इंडिया किसान सभा है। हम लोग जय किसान आंदोलन के नाम से किसानों के बीच में आंदोलन करते हैं। तो किसानों के जो संगठन, कांग्रेस का ऐसा नाम के लिए संगठन है, उसके पास कोई लोग नहीं है और वो कहीं पे है नहीं। तो किसानों के संगठन जिसमें राजनीतिक दलों के रुझान रखने वाले किसान संगठन शामिल हैं, वो सब इस आंदोलन में हैं। लेकिन वो किसान संगठन फैसला लेते हैं, पार्टियां सीधे तौर पे सामने आके फैसला नहीं ले सकती। पार्टियां पीछे खड़ी हैं, बिल्कुल हर एक का हक है, करना ही चाहिए। ऑपोजिशन का काम है कि अगर आंदोलन हो तो उनके पीछे खड़े हो, आगे खड़े ना हो।
आगे खड़े होने का उनका काम नहीं है। किसान संगठन, जिसमें से कई किसान संगठन है जो किसी भी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कई किसान संगठन है जो रिश्ता रखते हैं, लेकिन बतौर किसान संगठन काम करते हैं। और उसमें फर्क ये है कि जब किसान संगठन के रूप में काम करते हैं तो आपको मर्यादा हो जाती है। जैसे भारतीय किसान संघ, जो कि खुल्लम खुल्ला बीजेपी और आरएसएस के साथ है, उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई है इन 3 कानूनों के पक्ष में बयान देने की, क्योंकि अंततः तो उन्हें किसान के पास जाना है ना। वो राजनीति अच्छी है। भारतीय किसान संघ की राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं। आई, आपको जाना तो किसान के पास पड़ेगा ना। इसलिए राजनीतिक दल रहें, पीछे रहें, वो ठीक है, लेकिन इसकी कमान जो है किसान संगठनों के हाथ में है और वही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो रास्ते बंद होने लगे थे वो रास्ते खुलने का वक्त आ गया? मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। जो मोदी जी ने तमाम चीजें बंद की थी, किसान ने कहा कि आप बंद कीजिए, मैं खोलूंगा। आप सड़कों को खोदिए, मैं सड़कों को भरूंगा। आप बैरिकेड लगाइए, मैं बैरिकेड को खोलूंगा। आप दिल्ली के दरवाजे बंद कीजिए, मैं थोड़ा सा धक्का देके उन दरवाजों को खोल लूंगा। उम्मीद है कि दरवाजे खुलने से इनका दिमाग भी खुलेगा, सरकार का दिल भी खुलेगा, थोड़ा सा अहंकार का पर्दा जो है वो पिघलेगा और एक ईमानदारी की बातचीत शुरू हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वक्त निकालने के लिए ऐसे व्यस्त समय से, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोरोना का संकट तो बड़ा है, ध्यान रखिए। आप जैसे लोग जो है वहां पर भी खड़े होकर इस बात का ध्यान रखें और लोग किसानों को भी समझाएं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे जरूरी चीज है, उसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।